हेलो एवरीवन। ज्ञानशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साम्य अवस्था के बारे में। क्लास 11 का टॉपिक है साम्य अवस्था। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। साम्य अवस्था क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। तो मैं हूं छगन प्रजापत। ठीक है, तो आपसे हम बात करेंगे साम्य अवस्था के बारे में। ठीक है, क्या होती है साम्य अवस्था? साम्य अवस्था का मतलब होता है जब रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तथा प्रोडक्ट से रिएक्टेंट दोनों बन के एक इक्विलिब्रियम स्थिति में आ जाते हैं, एक इक्वल स्थिति के अंदर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की दर बनने की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, उसे हम कहेंगे साम्य अवस्था। ठीक है, तो साम्य अवस्था के अंदर हम दो परिवर्तनों के बारे में भी पढ़ सकते हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, लेकिन वो सिंपल से हैं, आपने 10th क्लास के अंदर उनको अध्ययन कर लिया है। ये जो अभिक्रिया होती है ये ज्यादातर उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। सारी की सारी अभिक्रियाएं होती हैं ये उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके अंदर जो भी अभिक्रियाएं होती हैं तो ये होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। ठीक है, उत्क्रमणीय का मतलब होता है जो हमारी अभिक्रियाएं होगी, ठीक है, उन अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बनेगा लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनता है। ये होता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कोई भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया के अंदर एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके अंदर रिएक्टेंट यानी जो अपना अभिकारक है या क्रियाकारक है, ठीक है, वो उत्पाद के एकदम समान स्थिति के अंदर क्रिया करेगा। फिर अभिकारक से उत्पाद भी बनेगा और उत्पाद से अभिकारक भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो अभिक्रिया की जो दर है वो समान हो जाती है, उसे हम कहते हैं साम्य अवस्था। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसके अंदर सारी भाग लेती है। साम्य अवस्था के अंदर हम उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के बारे में एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती क्या है। वैसे आपने छोटी क्लासों के अंदर जैसे 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको उत्क्रमणीय अभिक्रिया से परिचित करवा देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब होता है ऐसी अभिक्रिया है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बनता है। ठीक है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं के अंदर कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, नया पदार्थ है वो नहीं बनेगा। तो आपको यह भी ध्यान रखना है इसके अंदर नया पदार्थ का निर्माण नहीं होगा, इसीलिए इनको बोलते हैं उत्क्रमणीय। ये क्या है? ज्यादातर रिवर्स हो जाती है, बैक आ जाती है अभिक्रियाएं, इनको हम कहते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। तो ऐसी ही अभिक्रियाओं के बारे में हम जानेंगे। और ऐसी अभिक्रियाएं सारी होती है, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं जो उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो 80% अभिक्रियाएं जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के अंदर हम जानेंगे कि इनकी साम्य अवस्था कैसे आती है। देखो, एक रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है। ठीक है, इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। ठीक है, एक स्थिति आती है कि ये रिएक्टेंट है ना, ये प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। समझ में आ रही बात? जैसे एग्जांपल लेके बताता हूं, जैसे t0 समय के लिए बात करते हैं। ठीक है, t0 समय में कोई अभिक्रिया हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होगा? ठीक है, तो रिएक्टेंट होगा जब आप t0 समय के लिए बात करेंगे तो रिएक्टेंट को मान लेते हैं 10, तो प्रोडक्ट बनेगा 0। रिएक्टेंट 10 से प्रोडक्ट 0, मतलब अभिक्रिया की दर किधर ज्यादा है? रिएक्टेंट की तरफ। प्रोडक्ट की अभिक्रिया की दर है वो 0 है। ठीक है, अभिक्रिया शुरू होने से पहले की बात है। फिर हम बात करते हैं t1। ठीक है, t1 समय की बात करें तो रिएक्टेंट की दर है वो हो गई 9, मतलब कम हो गई, और प्रोडक्ट की दर है वो बढ़ गई, इससे 0 से कितनी हो गई? 1। ध्यान से देखिए, देखो अभिक्रिया की दर में रिएक्टेंट की दर कम होती जा रही है, प्रोडक्ट की दर है वो बढ़ती जा रही है। अभी और देखिए, t3 समय की बात करें तो t3 के अंदर रिएक्टेंट की दर फिर से कम हो गई 8, लेकिन प्रोडक्ट की दर कितनी है? प्रोडक्ट की दर है 2, बढ़ी, प्रोडक्ट की दर बढ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, यदि t4 समय की बात करें, ठीक है, तो t4 समय के अंदर, ये सॉरी t2 की बात हुई है, t3 समय की बात करें, t3 समय की बात करें तो रिएक्टेंट की दर कितनी हो गई? 7, घट गई। प्रोडक्ट की दर कितनी हो गई? 3। फिर हम बात करते हैं रिएक्टेंट की दर हो गई
6 घटिए, प्रोडक्ट की दर हो गई टू, T4 समय की बात हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं T5 समय की। देखिए यहां से कुछ बदलाव आएगा, यहां से कुछ बदलाव आएगा। तो देखिए यहां से क्या बदलाव आता है, हम बात करते हैं T5 समय की। ठीक है, T5 समय में क्या होता है कि रिएक्टेंट की दर है वो कितनी हो जाएगी, 6 से 5, कितनी, 5, और प्रोडक्ट की दर कितनी हो जाएगी, 1। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहां से स्थिति बदल जाती है, क्योंकि देखो रिएक्टेंट की दर कम हो रही थी धीरे धीरे और प्रोडक्ट की दर बढ़ रही थी, लेकिन यहां से ऐसा नहीं होता। यदि यहां से ऐसा होता तो साम्य अवस्था आती नहीं। जब साम्य अवस्था ही नहीं आती, ठीक है, आपने मान लो एक कमरा है पूरा, उसके अंदर एक गैस भर दी, ये एक कमरा है, इसके अंदर एक गैस भर दी, ठीक है, ये रिएक्टेंट है मान लो, ठीक है। अब इसके जोड़ा जोड़ एक दूसरा कमरा और है, यहां पे एक मान लो खिड़की लगी हुई बड़ी सी, ठीक है, ये बंद की हुई फिलहाल, यहां पे पूरी गैस भरी हुई है, और ये क्या है, प्रोडक्ट। अभिक्रिया की दर किधर ज्यादा है, सांद्रता, अभिक्रिया की दर इस साइड ज्यादा है, ठीक है, इस साइड 0 है। फिर हमने खिड़की खोली तो धीरे 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 ये अपनी कम सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन प्रारंभ कर देगा, ठीक है। जैसे ये इधर जाएगा तो धीरे 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 रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट है वो बढ़ता जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, साम्य अवस्था में आ जाएंगे। और ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर भी होता है, ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर होता है कि देखो T4 समय तक तो रिएक्टेंट है वो खाली होता गया, ठीक है, और प्रोडक्ट भरता गया, ठीक है, या 4, ठीक है। फिर बात करते हैं T5 समय की, तो यहां पर ऐसा नहीं हो रहा। देखो T5 समय के लिए क्या होगा, T5 समय के लिए होगा रिएक्टेंट की दर है वो फिर से बढ़ेगी, क्या होगी, फिर से बढ़ेगी, ठीक है, और प्रोडक्ट की दर है वो घटना शुरू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, घटना। जब प्रोडक्ट की दर घट जाती है और रिएक्टेंट की दर बढ़ना शुरू होती है तो अभिक्रिया भी उल्टी शुरू हो जाती है, वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है। ये विशेष करके ध्यान रखना, क्या होता है यहां पर, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। यदि T5 से T6 समय की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 6 और यहां पर हो जाएगा 4, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां पर देखिए रिएक्टेंट की दर फिर से घटी है और प्रोडक्ट की दर फिर से बढ़ी है, तब क्या होता, तब अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और T7 समय की बात करें, T7 समय की बात करें तो वापस रिएक्टेंट की दर है वो बढ़ेगी, प्रोडक्ट की दर है वो घटेगी। T8 की बात करें तो देखो वापस रिएक्टेंट की दर है वो घटेगी, प्रोडक्ट की दर है वो बढ़ेगी। T9 की बात करें तो वापस क्या होगा, रिएक्टेंट की दर है वो बढ़ेगी, प्रोडक्ट की दर है वो घटेगी। ऐसे ये रिएक्शन चलती रहेगी, फिर ये कंटिन्यू रहेगा। देखो वापस इधर देखो, एक बार समझो इस चीज को, बहुत बढ़िया चीज है ये रिएक्शंस के अंदर। आप यदि ये रिएक्शंस पढ़ोगे इससे तो आपको है ना रिएक्शन समझने का और रिएक्शंस को करने का मजा आ जाएगा सच्ची में। आप है ना यहां से रिएक्शन देखिए, एक बार देख के देखिए कि जैसे कोई रिएक्शन है, यहां पर एक रिएक्शन करवा देते हैं, जैसे आपने H2 प्लस O2 की रिएक्शन करवाई, यहां बन गया H2O, ठीक है। यहां आपके जो H2O बन रहा है ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। जो रिएक्टेंट है उससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर है वो धीरे 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 बढ़ेगी, लेकिन रिएक्टेंट की दर है वो कम होगी। एक स्थिति ऐसी आएगी कि रिएक्टेंट फिर से बढ़ेगा और प्रोडक्ट है वो घटेगा। जब प्रोडक्ट घटना शुरू हो जाएगा और रिएक्टेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, उस स्थिति में इस अभिक्रिया की साम्य अवस्था आ जाती है। मतलब आपको यह ध्यान रखना है कि क्रियाकारकों की दर, क्रियाकारकों में अभिक्रिया की दर जब बढ़ती है, ठीक है, तब प्रोडक्ट है, उत्पादों की दर है वो घटेगी, ठीक है। और जब प्रोडक्ट की दर बढ़ती है तो रिएक्टेंट की दर क्या हो जाती है, घटती है। ये चीज आपको यहां पे साम्य अवस्था के अंदर ध्यान रखनी है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके अंदर उत्क्रमणीय परिवर्तन के बारे में, जो आपने पढ़ा, ठीक है, उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस,
ठीक है, कि किस प्रकार से उत्क्रमणीय प्रक्रम के अंदर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, साम्य अवस्था आती है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं H2O, ठीक है, ये किस में है, लिक्विड में है, ठीक है, H2O किस में बदल गया, सॉलिड में बदल गया, ठीक है। ये रिएक्शंस वापस पुनः भी हो सकती है, मतलब सॉलिड को वापस लिक्विड में भी बदला जा सकता है, और ऐसी रिएक्शंस चलती रहती है, ठीक है। एक आपने भगोला लिया, ठीक है, एक बर्तन ले लिया, कोई भी डिब्बा ले लिया, ठीक है, इस डिब्बे के अंदर आपने क्या किया, पानी डाला, ठीक है, मान लो यहां से आपने पानी डाला, फिर आपके दिमाग में आएगा यार अभिक्रिया की दर तो रुक गई, यहाँ पे अभिक्रिया की दर है वो रुक गई, लेकिन नहीं, ये सोचना गलत है, अभिक्रिया चलेगी, अभिक्रिया चलेगी। यहां से क्या होगा, पानी आपके बाहर रिमूव भी होगा। 1 लीटर पानी डाला आपने यहां से, तो 1 लीटर पानी यहां से रिमूव भी होगा, ठीक है। तो जितना पानी आपने इसमें भरा है, उसमें जितना पानी आप डालोगे यहां से, उतना पानी यहां से निकलेगा। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की दर के बराबर है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बच्चे करके आ जाते हैं कि सर इसकी परिभाषा लिखनी है साम्य अवस्था की, तो बच्चे करके आएंगे सर अभिक्रिया की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के बराबर होती है। बराबर होती है, लेकिन ये सरासर गलत है, ये परिभाषा गलत है। अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के बराबर होगी तो साम्य अवस्था थोड़ी आएगी, साम्य अवस्था आएगी, ठीक है। साम्य अवस्था कब आएगी, जब अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता के समान हो, स्थिर हो, क्या हो, स्थिर हो, कांस्टेंट हो वहां पे, ठीक है, तब आएगी, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको कि अभिक्रिया की सांद्रता से रिलेटेड ये नहीं है, ठीक है, साम्य अवस्था। यहां पर अभिक्रिया की दर से आपको ध्यान रखना, अभिक्रिया की दर होती है वो अभिकारक और उत्पाद में इक्वल हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि जो इसके अंदर साम्य अवस्था आती है, इस साम्य अवस्था के अंदर किस प्रकार से ग्राफ बनता है, ठीक है, साम्य अवस्था के अंदर किस प्रकार से ग्राफ बनता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यदि किसी अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, यहां से मान लो अभिक्रिया शुरू हुई, एक अभिक्रिया जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर है, ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, एक अभिक्रिया यहां से शुरू हुई जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर दर्शाई गई है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर दर्शाई गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसके अंदर क्या होता है और इसके अंदर क्या होता है। देखो दोनों अभिक्रियाएं एक जगह पर आकर साम्य अवस्था में इक्वल हो जाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर है वो एक समय स्थिर हो जाती है, ठीक है, और इस स्थिरता के कारण ही ये साम्य अवस्था आती है। क्या आती है, साम्य अवस्था आती है। ये देखो यहां पर दोनों की दर बराबर हो जाती है, अभिक्रिया की दर, मतलब एक तो है उच्च अभिक्रिया या अग्र अभिक्रिया, अग्र अभिक्रिया की दर, और एक है पच्च अभिक्रिया की दर। एक तो है अग्र अभिक्रिया की दर, एक है पच्च अभिक्रिया की दर, ठीक है। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है अग्र अभिक्रिया के अंदर तब, और एक है पच्च अभिक्रिया की दर जो पीछे की अभिक्रिया थी उसमें, इन दोनों की दर जब एक दूसरे के समान आ जाती है, इक्वल आ जाती है, जब एक बार रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और दूसरी बार प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाता है, तब इस स्थिति में आती है साम्य अवस्था, ठीक है। ये हमारा ग्राफ है समय और अभिक्रिया की दर के बीच का, ठीक है। दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। दूसरे ग्राफ के अंदर हम बात करेंगे समय और अभिक्रिया की सांद्रता के बीच में, ठीक है। सांद्रता क्या होता है, देखो सांद्रता के अंदर ऐसा होता है जब अभिक्रिया के अंदर रिएक्टेंट है, जितने बनेंगे उतने ही प्रोडक्ट बने, जितना रिएक्टेंट बने उतना ही प्रोडक्ट बने, ठीक है, तब इस घटना को हम बोलेंगे सांद्रता। क्या बोलेंगे, सांद्रता। यहां पे ध्यान रखना कि 0 से जब सांद्रता शुरू होती है, ठीक है, और एक यहां T10 समय के लिए जब सांद्रता शुरू होती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों सांद्रता एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, स्थिर हो जाती है, सांद्रता स्थिर कांस्टेंट होकर आगे चलती है।
ठीक है, ये कांस्टेंट होके आगे चलेगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। ठीक है, यहां से ये बात करेंगे रिएक्टेंट, ये बात करेंगे प्रोडक्ट, अभिकारक और ये है उत्पाद। ये अभिकारक की सांद्रता है, ये उत्पाद की सांद्रता है। अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, मतलब या स्थिर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिर हो जाएगी। तब हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के अंदर साम्य अवस्था की स्थिति आ जाती है, इक्विलिब्रियम हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, इक्वल हो जाती है, कि अब जो है एक बार अभिकारक से उत्पाद बनेगा और फिर उत्पाद से अभिकारक बनना शुरू हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया होती है, इसको हम बोलेंगे साम्य अवस्था। ठीक है, या साम्य। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि रासायनिक साम्य है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जो रासायनिक साम्य होता है, रासायनिक साम्य गतिक अवस्था में होता है। क्या होता है? गतिक अवस्था में होता। ध्यान रखना, रासायनिक साम्य है गतिक अवस्था में होता है, क्योंकि इसमें जो अभिक्रिया के अंदर होता है, अग्र व पच अभिक्रिया होती है, इन दोनों की क्या होती है? गति समान होती है। जितनी वेग से, जितनी गति से इसके अंदर रिएक्टेंट बनेगा, उतनी गति से प्रोडक्ट बनेगा, और जितनी गति से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा, इन दोनों की गति होती है वो क्या होती है? समान होती है। इसीलिए रासायनिक साम्य हमेशा गतिक अवस्था के अंदर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी सबसे मेन इंपोर्टेंट विशेषता है साम्य अवस्था की। ठीक है, दूसरी विशेषता की बात करें तो रासायनिक साम्य के अंदर कि इसके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। ठीक है, जैसे बात करते हैं रंग है, घनत्व है। ठीक है, रंग है, घनत्व है, ताप है, दाब है, ये सब क्या है? सांद्रता है। ठीक है, ये सब क्या है? स्थिर होते हैं। क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। इसके अंदर रंग है, दाब है, ताप है, घनत्व है, दाब है, ताप है, ये सब क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। क्योंकि जब इस अभिक्रिया के अंदर एक स्थिति आती है कि अभिक्रिया की दर है वो बराबर हो जाती है, तब इनके अंदर ये सब होते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं? स्थिर हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ, इसके बाद बात करें तो रासायनिक साम्य के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्या होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये भी एक विशेषता है, इसकी ध्यान रखना कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब दोनों साइड हो सकती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो अभिक्रिया होती है, ये ज्यादातर आपको ध्यान रखना बंद पात्र के अंदर कराई जाती है। बंद पात्र में करवाई जाती, ये ध्यान रखना है। ये जो भी अभिक्रियाएं हैं ये किस में करवाई जाती है? बंद पात्र में। तो यहां तक आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया के अंदर किस प्रकार से साम्य अवस्था आती है, उसके बारे में हमने अभी बात की और उसकी विशेषताओं के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर जो आपने पढ़ा है कि उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, फिर हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ठीक है, उत्प्रेरक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। विशेष करके ध्यान रखना, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान रहेगा कि उत्प्रेरक होते हैं ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। तो ये करते क्या है? तो ये करते हैं कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया की गति है उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति के ऊपर प्रभाव डालते हैं। यदि कोई अभिक्रिया 8 मिनट में पूरी हो रही है, ठीक है, तो उस अभिक्रिया को ये 2 मिनट में करवा देगा। ये इसका काम है, अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करेगा ये। ठीक है, अभिक्रिया के दर को बढ़ाने का काम है ये उत्प्रेरक का रहता है। जैसे आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी 10th के अंदर भी रिएक्शन पढ़ी होगी, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस हाइड्रोजन एथीन की अभिक्रिया है। ठीक है, ये निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेन बना देती है। ठीक है, इस प्रकार की जो भी अभिक्रियाएं होती है, ये अब ये जो निकेल है ये उत्प्रेरक का काम कर रहा है, और ये उत्प्रेरक है ये क्या करेगा? इस अभिक्रिया की दर को
बढ़ाएगा, ठीक है, इस अभिक्रिया को जल्दी से जल्दी खत्म करने का काम करेगा, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद बात करते हैं, तो इसके बाद उत्प्रेरक के बाद बात करेंगे। तो ये जो साम्य अवस्था है, ये साम्य है, ये भी दो प्रकार से होता है, इसकी दो स्थितियां होती है साम्य की, ठीक है। कौन कौन सी, देखो, एक तो होता है समांगी साम्य और एक होता है विषमांगी साम्य। जो समांगी साम्य होता है, ये क्या होता है? समांगी साम्य का मतलब इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होगी? समान होगी। भौतिक अवस्थाएं समान, इनकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो क्या होगी? भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होगी, भिन्न भिन्न होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इनकी भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होगी, इनकी भौतिक अवस्थाएं क्या होगी? समान होगी। जैसे बात करते हैं कि इसके अंदर कोई यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे रखे हैं तो वो सारे एक ही भौतिक अवस्था के अंदर, या तो सारे ठोस होंगे या सारे गैस होंगे या सारे द्रव होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या है? अलग अलग हो सकते हैं, ठोस, द्रव, गैस, जो भी है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं एक एग्जांपल, जैसे आपने बात की CH3 COO C2H5, ठीक है। यहां पर आपने बात की, तो ये जो है ये क्या है? एथिल एसीटेट, ठीक है। इस एथिल एसीटेट के साथ आपने क्या मिला दिया? जल, ठीक है। इससे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी? इससे जो रिएक्शन होगी वो होगी CH3 COOH, एसिटिक एसिड, ठीक है। और एक होगा आपके एथिल एल्कोहल, यहां से आपके एथिल और एल्कोहल, ठीक है। तो एक बनेगा C2H5OH, एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें देखो, ये देखिए यहां पर जो आपको दे रखा है, ये किसमें? लिक्विड में, ये लिक्विड में, ये लिक्विड में है, ये लिक्विड में, ठीक है। तो ये सारे क्या है? लिक्विड में, ठीक है, या H+ आयन, ठीक है। तो देखो ये सारे लिक्विड में, मतलब एक ही भौतिक अवस्था है इनकी सबकी। जब किसी की एक ही भौतिक अवस्था होती है, ठीक है, तो ये एक ही भौतिक अवस्था वाले सारे के सारे जो भी साम्य अवस्था वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी भौतिक अवस्थाओं वाली समांगी साम्य कहलाते हैं, ठीक है। बात करते हैं विषमांगी साम्य की, ठीक है। तो विषमांगी साम्य क्या होता है? विषमांगी साम्य का मतलब होता है जिनकी भौतिक अवस्थाएं क्या हो? भिन्न भिन्न हो, ठीक है। जैसे बात करते हैं Zn+ CO2 की, ठीक है। तो Zn क्या है? सॉलिड है, और CO2 क्या है? गैस है, ठीक है। दोनों भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न है, ठीक है। क्या बनेगा? एक तो बनेगा ZnO जिंक ऑक्साइड, और एक बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या है? सॉलिड है, ये क्या है? गैस है, ठीक है। तो देखो यहां पर अलग अलग भौतिक अवस्था, एक ठोस है, एक गैस है, एक ठोस है, एक गैस है। तो भौतिक अवस्थाएं यहाँ पर क्या है? भिन्न भिन्न है, ठीक है। तो ये जो भिन्न भिन्न भौतिक अवस्थाएं हैं, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपके विषमांगी साम्य, ठीक है। ये अभिक्रिया दोनों साइड होती है, वो भी दोनों साइड होती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम बात करेंगे साम्य अवस्था के बारे में, बात की हमने अभी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद साम्य अवस्था स्थिरांक क्या होता है, स्थिरांक के बारे में बात करेंगे। तो आपको मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कल हम फिर से क्लास लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।